बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न है, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। हो सकता है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े मुझे, तो आप ऐसा कीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट जो है उससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन जो है बेसिकली वो स्लीप वर्सेस रेस्ट है। तो रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है और हम बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते हैं। स्लीप अब इससे डिफ्रेंशिएटेड किस तरह से कि स्लीप में जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो आपका चेंज हो जाता है, मतलब आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही होती हैं आपको उनका पता नहीं चलता है। तो स्लीप इज state of rest accompanied by altered level of consciousness and relative inactivity and perception to environment are decreased। मतलब आपका रेस्टिंग कंडीशन भी है, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो भी ऑल्टर हुआ हुआ है, उसके अलावा आपकी एक्टिविटी जो है वो भी कम हो गई हुई है और जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उनके लिए रिस्पॉन्सिस भी आपका कम हुआ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हमारा कंट्रोल ऑफ स्लीप किस तरह से होता है। तो हमारे जो स्लीप वेक साइकिल्स हैं वो किस तरह से चलते हैं हम देखेंगे। तो स्लीप वेक साइकिल्स बेसिकली जो कंट्रोल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सर्केडियन रिदम बोलते हैं, कि हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली पता है कि हमने रात में सोना है और दिन में हमने जागना है। तो हमारी बॉडी में हमारी कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि इस कंट्रोल ऑफ स्लीप जो है उसमें रोल प्ले करता है। तो हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ब्रेन स्टेम जो है इनके अंदर क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। तो हमारा जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो कि आपके स्लीप वेक साइकिल को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसका एंटीरियर पार्ट जो है, उसके एंटीरियर पार्ट में प्री ऑप्टिक एरिया, मतलब ऑप्टिक नर्व से पहले का जो एरिया जहाँ पे आके ऑप्टिक नर्व जो है वो इनर्वेट कर रही है आगे, तो उससे पहले का जो एरिया है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है स्लीप का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि जो स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्लीप को प्रमोट करते हैं। किस तरह से, अब ये कर रहे होते हैं कि वो जो वेक प्रोमोटिंग हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब जो हमारे हमें जगाने वाले न्यूरॉन्स हैं उनको वो इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब जब वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाएंगे, मतलब हमें जगाने वाले न्यूरॉन्स जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लीप फर्दर कंटिन्यू हो जाएगी बड़े आराम के साथ में। अब उसमें क्या हो रहा है, वो जो स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, वो गैमा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड जो है उसको रिलीज करते हैं। अब उसके रिलीज होने से क्या होता है, हमारा जो स्लीप प्रोसेस है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। अब उसके बाद किस तरह से होता है, जैसे ही हमें मतलब सोना होता है तो हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, किस तरह का डार्कनेस हो, वहाँ पे हम लेट जाएं, वहाँ पे शोर कम हो। अब ये जब सब इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिमुलेट होना शुरू होता है, मतलब वो स्लीप को इनिशिएट करने की कोशिश करता है। अब उसके साथ क्या होता है, जो हमारे पाइनियल ग्लैंड है वो क्या करता है, वो मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम जो हमारी अलर्टनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है हमारे कहाँ पे, हमारी ब्रेन स्टेम के अंदर। उसके बाद हमने सेकंड में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे जो स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स हैं वो इनहिबिट कर देते हैं वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स को, और गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है उसको रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, स्लीप फर्दर प्रोमोट हो जाती है। उसके बाद हम इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे डार्कनेस है, हम लेट जाते हैं, शोर कम है, डिस्ट्रैक्शंस कम है, हम कंफर्टेबल है तो उसमें नींद आ जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो क्या करता है, वो मेलाटोनिन को रिलीज करता है। अब उसके रिलीज करने से क्या होता है कि हमारी जो अलर्टनेस की कंडीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू होती है, कम होना शुरू होती है, हम लेस अलर्ट फील करते हैं और हमें नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ स्लीप। तो स्लीप को अगर हम देखें उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, तो दो तरह की स्लीप होती है, एनरेम स्लीप होती है और रेम स्लीप होती है। एनरेम स्टैंड्स फॉर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड रेम स्लीप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो हमारा जितना भी स्लीप का हमारा साइकिल होता है उस पूरे के अंदर रेम और एनरेम स्लीप ऑल्टरनेटिवली आती रहती है। अब अगर हम किसी पर्सन का ईईजी का ग्राफ देखें, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी का ग्राफ होता है, अगर हम उसको देखें, उसके बाद आई मूवमेंट्स को देखें, तो उसके बेस पे अगर हम स्लीप को उसकी स्टेजिंग करें स्लीप की, तो उसमें हमारे पास में दो स्टेजेस आती हैं, हम पहले ही पढ़ चुके, एनरेम स्लीप है और रेम स्लीप है। अब एनरेम स्लीप में क्या आता है, स्टेज 1 है, 2, 3 एंड 4, समटाइम्स कुछ बुक्स में 5 भी लिखी हुई है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। फिर अगर हम देखें कि चाहे वो रेम स्लीप है चाहे वो एन रेम स्लीप है, ये क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट करके आते रहते हैं साइकिल्स इनके। ठीक है, अब फर्दर इन सब की हम डिटेल पढ़ते हैं। एन रेम स्लीप की हम स्टेज 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेज 1 बेसिकली क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये होता है कि
एक कुछ मिनट्स की होती है, बिल्कुल हल्की नींद, जिसे हम कच्ची नींद कहते हैं ना, ये वो वाली नींद होती है। मतलब उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके वाइटल साइन जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपकी पल्स कम हो जाएगी, आपका जो है बीपी वो कम होना शुरू हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स कर रही है तो मेटाबॉलिक रेट कम है तो टेम्परेचर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आपका ब्रेन रिलैक्स करेगा तो आपकी जो ईईजी का ग्राफ है, जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगी। आईज टेंड टू रोल स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, हमारी आंखें जो है वो साइड टू साइड मूव कर रही होती है उसमें। उसके बाद जो हमारा इर्द गिर्द का सेंसी स्टिमुलाई है, मतलब उस वक्त कोई इर्द गिर्द शोर हो रहा है या कोई आपको आवाज़ दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो पर्सन जो है वो फौरी तौर पे उठ जाता है। अब उसमें क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप डिनाई कर सकते हो कि आप सो रहे थे, तो ऐसा यूजली क्लासरूम में होता है, बच्चे मतलब सो रहे होते हैं, टीचर अगर आवाज़ दे के जगा दे, हल्की सी आवाज़ से वो बच्चा जग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो डिनाई कर देता है कि मैं तो सो ही नहीं रहा था, मैं तो सुन रहा था, क्योंकि हमारी क्या होगी, स्टेज 1 होगी अनरेम स्लीप की। अब अगर हम इसकी स्टेज 2 पे जाए तो ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए होती है, 10 to 20 मिनट्स के लिए होती है, थोड़ी सी जो हमारे स्टेज 1 की निस्बत थोड़ी सी साउंड स्लीप होती है। अब उसमें रिलैक्सेशन जो है वो फर्दर प्रोग्रेस कर रही है, मतलब आपके वाइटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और कम होना शुरू हो रहे हैं, आपकी ईईजी जो है फर्दर स्लो हो रही है, आई बॉल की जो मूवमेंट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। जैसे बॉडी के प्रोसेसेस जो ज़्यादा चल रहे हैं ना, बहुत मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, या आपकी जो रेस्पिरेशन चल रही है, जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो डाइजेशन जो है आपकी मतलब स्लीप में वो ज़्यादा हो जाती है। अराउजल रिमेन रिलेटिवली ईजी, अब उसमें भी कंपैरेटिवली अगर आप देखो स्टेज 3 और 4 की निस्बत, तो यहाँ पर भी किसी को जगा देना थोड़ा सा आसान होता है। अब अगर हम फर्दर मूव करते हैं हमारे स्टेज 3 की तरफ, तो उसमें क्या है, ये 15 to 30 मिनट्स की थी, मतलब थोड़ी सी ड्यूरेशन इसकी बढ़ गई हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी डीप स्लीप का स्टार्ट हो रहा है अभी। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स थे वो सारे के सारे रिलैक्स कर जाएंगे, हमारी जो ईईजी है वो फर्दर स्लो हो जाएगी, वाइटल साइन जो है कम होते होते मतलब काफ़ी लो लेवल तक आ जाएंगे। अब उसमें क्या है, अब आके वो थोड़े से रेगुलर में आ जाएंगे, मतलब अब मुसलसल वो कम नहीं हो रहे। अब इसमें क्या है, अब इसमें स्लीपर जो है उसको उठाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। जो हमारे पास फर्दर है वो एनरेम स्लीप की स्टेज 4 आती है। तब स्टेज 4 में बेसिकली क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन भी बिल्कुल स्टेज 3 की तरह जो है वो 15 to 30 मिनट्स ही है, और ये डीपेस्ट स्टेज है आपकी स्लीप की। अब इसमें वाइटल साइंस पहले हमने बताया था कि काफ़ी हद तक स्टेज 3 में कम हो चुके होते हैं, यहाँ पे स्टेबल है, लेकिन जो आपकी वेकिंग आवर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब अगर आपके वेकिंग आवर्स में जो है वो आपकी 70s में पल्स रह रही है, तो यहाँ पे ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होगी, लेकिन वो इतनी कम नहीं है कि आप जो है वो डेथ की तरफ जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। अब फर्दर आपकी जो ईईजी है, जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से वो भी फर्दर स्लो हो जाता है। अब इस स्टेज में ही जो लोग नींद में चलते हैं, जो लोग बेड वेटिंग, छोटे बच्चे जो यूरिन पास कर देते हैं बेड पे, तो वो भी सब कुछ जो है वो इसी स्टेज में होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि इस स्टेज में किसी भी स्लीपर को, सोने वाले पर्सन को उठाना जगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्टेजेस मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं किस चीज़ पे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एनरेम स्लीप। अब एनरेम स्लीप में जो हम पढ़ते आए हैं उसमें क्या क्या हमने पीछे पढ़ा, हमने कहा कि बीपी कम हो रहा है, पल्स कम हो रही है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट कर गई हैं। अब वो क्यों डायलेट करी, क्योंकि आप रिलैक्स हैं, कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। कार्डिक आउटपुट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुकी है, आपके मसल रिलैक्स कर चुके हैं, आपका जो BMR है वो 10 to 30%, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है, ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो आपके ब्रेन के अंदर प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपने लिखनी है जो कि एनरेम स्लीप में हो रही हैं, तो आप इन सबको कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है रेम स्लीप, जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब इसमें क्या है, ये 90 मिनट्स के बाद शुरू होती है, मतलब शुरू के 90 मिनट्स में एनरेम स्लीप के चारों स्टेजेस आपके गुजर गए। अब उसमें क्या है कि 90 मिनट्स गुजर गए, 90 मिनट्स के बाद आपकी रेम स्लीप स्टार्ट हो रही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ड्रीमिंग होती है, मतलब ख्वाब देखते हो आप इसमें। अब अगर किसी पर्सन को ख्वाब ही नहीं आते तो इसका क्या मतलब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पर्सन एनरेम स्लीप में रहता है, वो रेम स्लीप में कम आता है। स्टेज इज टाइपिफाइड बाय रैपिडली मूविंग आईज, फ्लक्चुएटिंग हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि रेम जो एनरेम स्लीप है उसमें क्या होता है, वाइटल साइंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। अब जो 90 मिनट्स के बाद आपकी रेम स्लीप स्टार्ट हुई है उसमें आपकी ड्रीमिंग हो रही है।
अब जब ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब में समटाइम्स आप खुश होते हो, कभी आप उदास हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप दुखी हो, कभी आप डरे हुए हो। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन आप देख रहे हो अपने ख्वाब में, आपका हार्ट रेट और आपका रेस्पिरेटरी रेट उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके मसल टोन बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाती है, मतलब आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, आप ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ जो है उनको क्लेंच कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, टांगे फोल्ड करके लेट जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी मसल टोन जो है वो चेंज हो रही होती है। अब इसमें क्या है कि जो आपका, अगर हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम का पैटर्न देखेंगे तो वो कैसा है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे आप जाग रहे, क्योंकि आपकी मेंटल एक्टिविटी वो मुसलसल हो रही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अराउज द स्लीपर। अब इसमें क्या है कि आप इस दुनिया से कट ऑफ होकर अपने ख्वाब की दुनिया में आप जी रहे हो, तो उसमें आपको उस वहाँ से अपने उस ऑरा से इस लाइफ में लेकर आना थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है, तो उसको जगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों से कोई डिफ्रेंशिएशन पूछ लेता है कि रैम स्लीप क्या है और एनरेम स्लीप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनरेम स्लीप में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाइटल साइन जो है आपके कम होना शुरू होते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्स करते हैं, और ईईजी जो है वो भी क्या होती है, वो भी आपकी एक्टिविटी कम होने की वजह से उसका पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाता है। और अगर आप रेम स्लीप की बात करते हो तो रेम स्लीप में क्या है कि ड्रीमिंग हो रही है, आइज मूवमेंट हो रही है, आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी सब कुछ फ्लक्चुएट कर रहा होता है। आपका ईईजी पैटर्न जो है वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि जाग रहा है कोई पर्सन। और उसके बाद क्या है कि जो स्लीपर है उसको जगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब अगर हम बात करें, पहले हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे एनरेम स्लीप के, अब हम पढ़ेंगे रेम स्लीप के। अब उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, आई मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें नहीं थी, फास्ट एंड इरेगुलर ब्रीदिंग उसमें क्या थी, ब्रीदिंग स्लो डाउन थी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, हार्ट रेट जो है वो भी ज़्यादा हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जैसा भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द ड्रीम। फिर बीपी ज़्यादा भी हो सकता है। ब्रेन एक्टिविटी आपकी कैसी है, जैसे कि कोई जाग रहा है पर्सन, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है ब्रेन में, क्यों, क्योंकि ब्रेन काम ज़्यादा कर रहा है। ट्विचिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, मतलब आपके फेस के और लिम्स के मसल जो है वो ट्विच कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कंपैरिजन लिखें चेंजेस ड्यूरिंग रेम स्लीप एंड चेंजेस ड्यूरिंग एनरेम स्लीप, तो मेरे ख्याल से अब आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपकी वेक स्टेज दिखाई हुई है, रेम है और एनरेम स्लीप है। तो अगर हम देखें तो स्लीप स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जाग रहे थे, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, वो सीधा गया, वो रेम स्लीप में स्टॉप नहीं किया, वो सीधा गया स्टेज 1 में। स्टेज 1 क्या है, बिल्कुल लाइटेस्ट स्लीप है। स्टेज 2 में चला गया, फिर स्टेज 3 में चला गया, आहिस्ता आहिस्ता जो स्लीप है वो डीप होती जा रही है। स्टेज 4 में जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी डीपेस्ट स्लीप आ गई एनरेम की। अब उसके बाद क्या होगा, जब सेकंड साइकिल चलेगा स्लीप का, तो उसमें क्या है, स्टेज 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब ये देखिएगा यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ पे जब बनाया तो ये कौन सी स्लीप आ गई, आपकी रेम स्लीप आ गई। फिर उसी तरह उसी रेम स्लीप से ये पर्सन जो है स्टेज 1 में जाए बगैर 4 के बाद जो है वो स्टेज 3 में जा रहा है स्लीपर, स्टेज 3 के बाद स्टेज 2 में जा रहा है, स्टेज 1 में जाए बगैर, मतलब लाइटेस्ट स्लीप में जाए बगैर जो है वो रेम स्लीप में मूव कर रहा है। अब रेम स्लीप क्या है, जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, जिसमें ड्रीमिंग हो रही है। अब वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो रुकेगा, उसके बाद जो है दोबारा से लाइटेस्ट स्लीप को जो है उसने स्किप किया, स्किप करके स्टेज 2 में उसी तरह से स्टेज 4 में जाएगा। तो आपका स्लीप जो साइकिल है वो इसी तरह से चलता रहेगा अनलेस अनटिल कि आप जो है वो अपनी वेकफुल कंडीशन में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ग्राफ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पेपर में अगर आ जाए तो इसी तरह से थोड़ा बहुत ड्रॉ कर दीजिएगा, इतना ज़्यादा पूछते भी नहीं है। अब हम देखते हैं स्टेज 1, 2, 3 और 4 का कंपैरिजन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो स्टेज 1 है ये बहुत लाइटेस्ट स्लीप होती है। इसमें क्या है कि बहुत जल्दी पर्सन को हम उठा सकते हैं, जगा सकते हैं। स्टेज 2 हमने पढ़ा था 10 to 20 या 25 मिनट्स की होती है, ये भी लाइट स्लीप है, इसमें बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स करती है, लेकिन इसमें हम उसको उठा सकते हैं। स्टेज 3 जो है थोड़ी सी लंबी होती है। अब इनकी टाइमिंग डिफरेंट आ रही है, उनके लिए परेशान नहीं होना, आपसे एज इट इज़ टाइमिंग कोई पूछता नहीं है फिक्स में। तो अगर 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, 30 से 40 मिनट आ रही है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी टाइमिंग वेरी करती है। अब ये क्या है, डीप स्लीप है, इसमें बॉडी और ब्रेन जो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर करना शुरू करते हैं, कि जो पूरे दिन में आपके जंक्शंस बने हैं, न्यूरोनल जंक्शंस बने हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, टूटना शुरू होते हैं, ताकि नए रिफ्रेश होकर अगले दिन न्यूरोनल कनेक्शंस आपके बन सकें, आप कुछ नया सीख सकें। हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो न्यूरोनल कनेक्शंस बनते हैं पूरे दिन में वो इतने ज़्यादा बन चुके होते हैं कि हम ओवरवेलम हो जाते हैं, हम सो जाते हैं तो वो कनेक्शंस टूटते हैं और हम अगले दिन के लिए फिर से बैटरी रिचार्ज करके वापस आ जाते हैं।
अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें अब ये रेम स्लीप आ गई यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ बेसिकली उन्होंने इस जो पिक्चर है इसमें 3 स्टेजेस दी हुई हैं रेम स्लीप की, और इसके बाद जो फोर्थ स्टेज उन्होंने दे दी वो रेम स्लीप की दे दी हुई है। तब रेम स्लीप क्या है, ये ड्रीम्स वाले आपकी स्लीप होती है। इसमें क्या है कि आपकी फिजिकली आप अनरेस्ट है, मतलब अगर आप जाग रहे हैं तो भी आप थक जाएंगे, अगर आप रेम स्लीप में तो भी आप थक जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह की एग्जॉस्टिंग ड्रीम्स आप देखेंगे तो आप उसमें डेफिनेटली थक जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फंक्शंस ऑफ स्लीप। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो हमारी स्लीप का क्या फंक्शन है, ये हीलिंग और रिपेयर में काम करती है, कि जो हमारी बॉडी में हमारा कोई रिपेयर चलना है, कुछ भी इस तरह का प्रोसीजर है, हम रिलैक्स करेंगे, हमारे मसल रिलैक्स है, हमारे वाइटल स्टेबल है, वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो सब कुछ क्या है, रिपेयर और हीलिंग का प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा। हार्मोन बैलेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन आपका बैलेंस हो जाता है, आपकी ग्रोथ हार्मोन जब आपको रिक्वायर्ड है वो आ जाते हैं, फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब आप एग्जॉस्ट नहीं होते हो। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ग्रोथ, जो भी आपके टिश्यूज़ थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। थर्मोरेगुलेशन होती है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। आपके इमोशंस थोड़े रेगुलेट होते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस हो, इतने परेशान हो, आप थोड़ी सी नींद ले लोगे, आप थोड़ा सा स्टेबल फील करोगे। फिर न्यूरल मैचुरेशन होती है, कि जो आपके न्यूरॉन के कनेक्शंस बने थे पहले, वो क्या हो रहे हैं, वो दोबारा से टूटेंगे और वो नए बनेंगे और फ्रेश बनेंगे, ताकि अगले दिन के लिए अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए आप ताज़ा दम होके जा सकें। तो ये फंक्शंस ऑफ स्लीप, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा। अब नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट आती है, तो न्यू बॉर्न जो हैं बच्चे, बिल्कुल उनकी कितनी स्लीप रिक्वायर्ड होती है, वो 12 से 18 घंटे की नींद जो है उनकी इरेगुलर स्केड्यूल पे, मतलब जाग रहे हैं सो रहे हैं, जाग रहे हैं सो रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे जागेंगे फिर सो जाएंगे, तो 12 से 18 घंटे की उन बच्चों की नींद होती है। शुरू शुरू में क्या होता है कि बच्चे जो हैं हर 3-4 घंटे के बाद उठ जाते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि 9 से 12 घंटे तक उनकी नींद जो है वो चली जाती है इन्फेंट्स की। इन्फेंट हम किसे बोलते हैं, वो बच्चा जो 1 साल से छोटा होता है। फिर टॉडलर आ जाते हैं 1 से 3 साल के बच्चे, तो उनकी नींद भी 12 से 14 घंटे की नींद होती है, मतलब जो आपके टोडलर है, मतलब 2-3 साल का बच्चा, वो भी 12 घंटे की नींद तो वो बच्चा ले लेता है। फिर प्री स्कूलर आते हैं, तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि वो बच्चा इससे कम नींद भी ले, 11 से 13 घंटे की रिक्वायरमेंट है उसकी, लेकिन बच्चे यूजुअली जो है वो कम नींद लेते हैं, मतलब 8 घंटे या 10 घंटे की नींद वो ले लेते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है कि उन बच्चों को इतने घंटे सोना चाहिए। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं स्कूल एज की, तो 5 से 12 साल के बच्चे जो हैं उनकी नींद कितनी, 10 से 11 घंटे उनको सोना चाहिए। तो अगर वो 5-6 घंटे भी सोते हैं, 7 घंटे भी सोते हैं, तो वो इनफ है उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो बुकिश नॉलेज है वो तो हमने एज इट इज़ फॉलो करना होता है, तो ये 10 से 11 घंटे की उनकी स्लीप की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एडोलेसेंट में अगर आ जाए 12 से 18 साल की एज में, तो उसमें 9-10 घंटे मतलब आपको सोना चाहिए। फिर उसके बाद अडल्ट में अगर हम आ जाते हैं, तो उसमें 7-8 घंटे की नींद जो है वो मस्ट लेनी चाहिए। और ओल्डर एडल्ट में चले जाएं तो उन लोगों की नींद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है, तो 6 घंटे की नींद उनके लिए इनफ होती है। तो अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कितनी नींद जो है वो किस पर्सन को रिक्वायर होती है। अब अगर कोई पर्सन जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी उतनी में नहीं सो रहा उतनी देर, तो क्या होगा, मेंटली डिप्रेस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी जो बॉडीली फिजिकल स्ट्रेस आएगा, मेंटली वो परेशान रहेगा, इमोशनल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे। तो उन सब से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है, आप अच्छी डीप स्लीप लें। फिर फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने निमोनिक बना दिया मेड स्लाइम। स्लाइम बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्ट सा बिल्कुल मटेरियल होता है, आप उसको मतलब हाथों में लेके जिस तरह से आप उस गेम खेल सकते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सिंग सा वो समझ लें कि एक चीज़ आ जाती है आपके हाथ में। तो मेड स्लाइम मैंने आपका निमोनिक बनाया। फॉर मेडिकेशन है, अल्कोहल या स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं, डाइट है, एनवायरनमेंट है, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, इलनेस, मोटिवेशन और इमोशनल स्ट्रेस आ जाती है।